हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो हम लोग आज जो है घटना चक्र का घटना चक्र का हम लोग पढ़ रहे हैं। आई दृष्टि आई दृष्टि पढ़ रहे हैं। घटना चक्र का करंट अफेयर्स है, 1 साल का है। मतलब 1 साल का ये पूरा करंट अफेयर्स है, घटना चक्र का है। तो इसका महत्व समझते ही होंगे और इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पार्ट जो है थर्ड पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 हो चुका है, 1 और 2 हो चुका है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाद में 12 मार्च 2026 को लोकसभा सचिवालय के आधिकारिक वक्तव्य में स्वयं ओम बिरला ने भी स्वीकार किया कि 10 फरवरी 2026 को विपक्ष ने उनके खिलाफ प्रस्ताव का नोटिस दिया था और उसके बाद उन्हें स्वयं को लोकसभा की कार्रवाई से अलग कर लिए। यानी इन पर ओम बिरला पर जो लगा था कार्रवाई कि ये जो है ना, ये एक तरफा जो है पद पर बैठे हुए, लेकिन सिर्फ बीजेपी का ही पक्ष लेते हैं, विपक्ष को मौका नहीं देते हैं। विपक्ष को मतलब नहीं होता है कि चमचा बेलचा, तो विपक्ष का कोई रोल नहीं है। और जो है लोकसभा में जो है स्वस्थ लोकतंत्र वो होता है जहाँ पर विपक्ष का होना जरूरी है। विपक्ष रहेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी तो तानाशाही हो जाएगी। तो तानाशाही ना हो इसके लिए विपक्ष का होना जरूरी है। विपक्ष सवाल पूछेगी उनसे, समझ गए? अगर नहीं रहेगा तो सवाल कौन पूछेगा? अभी तो स्थिति यह है कि कोई भी अगर इस सरकार के विरुद्ध बोलती है तो उसको उठाकर सीधे जेल में डाल देते हैं, चाहे ईडी सीबीआई छापा मारो इस पर। बोलेगा छापा मारो, इसे उठाओ, इसे चुप कराओ, समझ गए? तो पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे लोग चुपचाप हैं, नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। तो ये सब चल रहा है। और इथेनॉल जो है डीजल में ये सब मिलाया जा रहा है, पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, गाड़ी खराब हो रहा है, समझ गए? सरकार को सिर्फ अपने फायदे, और नितिन गडकरी जो है अपने बच्चों को अमीर बनाने में लगे हैं, ये सच्चाई है। इथेनॉल बनाने में 1 लीटर इथेनॉल बनाने में पता है कितना पानी खपत होती है? 20 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, तब 1 लीटर इथेनॉल बनता है। और ये अपने चक्कर में पड़े हैं। आपके गाड़ी का माइलेज कम हो गया है, गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, पूरा लोग मतलब ऐसी है, परेशान है। उससे क्या मतलब है सरकार को? सरकार को तो मतलब है आप भाड़ में जाइए, चाहे आपका बर्बाद होइए, कोई मतलब नहीं है, समझ गए? वो क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो बैठा है ना, वो निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त तो जो बैठा है ज्ञानेश कुमार, वो क्या क्या कर रहा है सबको तो पता है ही। तो ये सब इन लोगों को तो पता है कि भाई हम लोग कैसे भी करके जीत ही जाएंगे, तो क्या जरूरत है सब करने की? लूट लो, पुल ढाने दो। कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, कोई भी एग्जाम, पेपर आउट ना हो, पेपर लीक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, हर एग्जाम का पेपर है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। चौकीदार है हम, चौकीदार है, चौकीदार ये सब पूरा। मंदिर में नहीं, मंदिर जो हुआ राम मंदिर, यहाँ पर सवाल है कि राम मंदिर का जो भी पैसा है, क्या मतलब वो दान पेटी अपने पास, मतलब वो खुद आपके पास आया था उठकर उड़कर कि हाँ मेरे चुरा लीजिए या मेरे पास रख लीजिए? कैसे हो गया? तो ये सब सुरक्षा, उतने सारे सुरक्षा कर्मी थे, इतनी सारी चीजें थी, फिर भी कैसे हो गया? सवाल कोई, उसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है, सिर्फ सिर्फ नौटंकी चल रहा है। और जितने भी आपके मीडिया हैं सब बिके हुए हैं। ये मेलोडी खाओ, मत पूछो कि नीट का पेपर क्यों लीक हुआ, कोई भी एग्जाम का पेपर लीक क्यों हुआ, मत पूछो। आपको पूछने का अधिकार नहीं है। तेल महंगा क्यों हो रहा है उस पूछने का अधिकार नहीं है। पुल क्यों गिरा पूछने का अधिकार नहीं है। देश में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको पूछने का अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन। पकौड़े तलिए, पकौड़े तलने के लिए भी नहीं रखे हैं। गैस सिलेंडर महंगा, तो उधर तो स्थिति इतनी खराब थी जिसका हिसाब नहीं है। युद्ध हो रहा था दूसरे देश में, स्थिति खराब है भारत की। पता नहीं भारत के साथ अगर युद्ध होगा तो पता नहीं भारत का क्या होगा। सोचने वाली बात है कि भारत अभी युद्ध नहीं कर रहा था, ये स्थिति। अगर भारत युद्ध करेगा तो पता नहीं क्या होगा भारत का।
अब भारत के आम लोगों का क्या होगा? पूरे का पूरा चौपट कर दिया गया है। हर एग्जाम पेपर, हर पेपर लीक, पढ़ने वाले स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? समझ नहीं रहा। नीट से लेकर मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक हर पेपर, दुर्गा का पेपर लीक, बिहार पुलिस का लीक, एसएससी का लीक। एसएससी का तो बाद तबेला में एग्जाम हो रहा था, तबेला में। उसका बाद बिहार बीपीएससी का वैसे ही चल रहा है। हर स्टेट का वैसे ही चल रहा है। किसी भी स्टेट में कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंटर को चाहे कोई भी, सब का सब वही। क्या सब स्टूडेंट करे तो करे क्या? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही जो है ओम बिरला जी, इनको ये अध्यक्ष है लोकसभा के। लेकिन क्या कीजिएगा, बना इनको अध्यक्ष किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया है। तो बीजेपी बनाया है तो बीजेपी के तो सपोर्ट करेंगे ही। उनको क्या मतलब है देश के प्रॉब्लम से, देश की समस्या से क्या मतलब है? बैठे हैं एसी में, जाएंगे आएंगे। आम आदमी पैसा भर रहा है, टैक्स दे रहा है, वो पैसा जाएगा, उसी पैसा से इलाज करेंगे, उसी पैसे से घर से लेकर पूरा सब कुछ मिला हुआ है। सैलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, पद मिला है, सब कुछ मिल रहा है। क्या मतलब आम आदमी से? आम आदमी सिर्फ लूटने के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद जो है 94 में निहित है। लोकसभा अध्यक्ष जो है को पद से हटाने की संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद 94 में निहित है। अनुच्छेद 94 ग के अनुसार जो है अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब उसकी मंशा का कम से कम जो है 14 दिन पहले नोटिस दिया गया हो। साथ ही अनुच्छेद 96 यह स्पष्ट करता है कि जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब वे स्वयं सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। हालांकि उन्हें चर्चा में भाग लेने और प्रथम अवसर पर मत देने का अधिकार रहेगा। 10 और 11 मार्च 2026 को इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई और अंततः 11 मार्च 2026 को लोकसभा ने इसे ध्वनि मत से अस्वीकार कर दिया। अनुच्छेद 94 का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, लोकसभा भंग होने पर वे अध्यक्ष तत्काल पद नहीं छोड़ते। वे नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर बने रहते हैं। लोकसभा नियम 200 का या 200A अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आरोपों के बारे में स्पष्ट, सटीक और मान हानिकारक या आक्षेपात्मक भाषा से मुक्त होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अनिर्वाचन आयुक्तों में अंतर। अनिर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटा सकते हैं। 18 दिसंबर 1854 ये जो है ना अध्यक्ष का है, ये अध्यक्ष जो है ना कोई भी विपक्षी और पक्ष वाला पार्टी ना चुने। ये अध्यक्ष का इलेक्शन हो, समझ गए, और उसमें जो है आम जनता के द्वारा ही चुने जाए, आम जनता के द्वारा चुना जाए और इसका इलेक्शन अलग हो। वैसे भी इतना ज़्यादा इलेक्शन हो जाएगा जिसका हिसाब ही नहीं है। इलेक्शन में बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, ये भी तो समस्या है। तो उसी समय हो जब जब ये सब चुनाव होता है ना, उसी समय अध्यक्ष का भी चुनाव हो। अध्यक्ष का भी चुनाव, सबका चुनाव एक ही साथ। जिसको अध्यक्ष में खड़ा होना है वो अध्यक्ष में खड़ा होगा, जो जीतेगा वो अध्यक्ष बनेगा। वो किसी पार्टी का नहीं होगा, किसी पार्टी का वो चमचागिरी बेलचागिरी नहीं करेगा। वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, वो सीधे बैठेगा अध्यक्ष, वहाँ पर सबकी बैंड बजाएगा। वो जनता की तरफ से एक एक चीज़ का सवाल का, एक एक चीज़ का जो भी किया जाए उसका हिसाब किताब ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवी मावलंकर के विरुद्ध प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस हुई, प्रस्ताव नकार दिया गया। वर्ष 1966 सरदार हुकुम सिंह के विरुद्ध प्रस्ताव को आवश्यक 50 सदस्यों का समर्थन नहीं मिला, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ सका। 15 अप्रैल 1987 बलराम जाखड़ के विरुद्ध सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रस्ताव लाया गया, यह भी अंततः सफल नहीं हुआ। समग्र ऐतिहासिक निष्कर्ष, अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष
को पद से नहीं हटाया गया है। एक इलेक्शन माने एक देश और एक इलेक्शन की बातें की जा रही है, यानी एक देश एक चुनाव, तो उसमें सबका हो जाए, मुखिया का भी से लेकर विधायक, सरपंच, अगड़म बगड़म जो भी हो इस देश में जितने भी पद हैं, विधायक, सांसद से लेकर सबका एक ही बार में इलेक्शन हो पूरे देश में, अध्यक्ष का भी। ये पार्टियों के द्वारा चुन करना है कोई भी। ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध प्रस्ताव, क्यों लाया गया प्रस्ताव जी? इस पर कोई भी व्यक्ति किसी के विरुद्ध प्रस्ताव या कुछ भी क्यों लाएगा? जब इसको विश्वास नहीं होगा तभी तो लाएगा। ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध विपक्ष का असंतोष मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में स्पष्ट रूप से सामने आया। यह पहली बार था जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त हराने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। पहली बार ऐसा हुआ था। क्यों हुआ था पहली बार? इसका पहले क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ये है ही ऐसा, सबको पता है इस ज्ञानेश कुमार के बारे में। विपक्षी दलों ने उनके आचरण पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की कार्यवाही, विशेषकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण तथा चुनावी प्रक्रियाओं के संचालन में निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। आपका मोबाइल हैक हो सकता था, ईवीएम कैसे नहीं हो सकता है? आपका मोबाइल से पैसे कैसे खत्म हो जाते हैं, कैसे उड़ जाते हैं, लोगों के अकाउंट से पैसे खत्म कैसे हो जाते हैं, कैसे खत्म हो जाते हैं? इस दुनिया में सब कुछ संभव है। अमेरिका का जो भी है, डिफेंस का है, सब कुछ जो है उस पर चीन के द्वारा बार बार साइबर अटैक किया जाता है। उसका डिफेंस का जो भी है, जितनी टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश की जाती है बार बार, चीन, अमेरिका का चीन पर किया जाता है, चीन भारत पर करता है, हर देश एक दूसरे पर आक्रमण करता है, साइबर से अटैक किया जाता है, साइबर अटैक किया जाता है, चुराने की कोशिश किया जाता है। क्यों? जब अमेरिका इतना बड़ा देश है, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, पूरी दुनिया जानता है, उसके बावजूद भी उस पर साइबर अटैक करके उससे जो है गुप्त उसके जितने भी है, समझ गए, डिफेंस से संबंधित, रक्षा से संबंधित जितने भी टेक्नोलॉजी है उसको चुरा लिया जाता है, कई बार हैक कर लिया जाता है। हर देश का करता है। तो ये आपका ये जो है ईवीएम क्या है? अब ईवीएम है क्या? आपके मोबाइल पोर्टी पे आया, कुछ भी नहीं गया, आप पैसे गायब। ऐसा ऐसा तरीका आ गया कि लोग पैसे उड़ा दे रहा है, आपको पता भी नहीं लग रहा है कैसे हो रहा है। लोग बने कि ईवीएम नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? सब कुछ संभव है। मूर्ख बनाया था जनता को, ईवीएम नहीं होगा हैक। मार्च 2026 में विपक्ष द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनके विरुद्ध पद से हटाने का नोटिस दिया गया और उस पर क्रमशः 130 लोकसभा सदस्यों और 63 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर से। सबसे ज्यादा जानते हैं स्टूडेंट का ही सरकार में हुआ है। स्टूडेंट का बढ़िया से मरा रहा है, बढ़िया से मरा तो सबका रहा है, लेकिन स्टूडेंट का तो बढ़िया से मरा रहा है ना। कोई भी एग्जाम दो पेपर लीक, कोई भी एग्जाम दो पेपर लीक, कोई भी एग्जाम दो पेपर लीक। 2020 में शिक्षा नीति आई थी, 2026 अब बीतेगा। 5+3+3+2 ये जो शिक्षा नीति आई थी 2020 में, नई शिक्षा नीति, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। नियम लाने में, उसको लागू करने में बहुत अंतर होता है। 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, कितना बना स्मार्ट सिटी? आदर्श सांसद ग्राम योजना आया था कि प्रत्येक सांसद जो है गांव को लेकर गोद लेकर उसे बढ़िया बनाएगा। कितने सांसद बनाए हैं गांव को लेकर गोद? सबके सब जुमलेबाजी कर रहे हैं। ध्यातव्य के संविधान का अनुच्छेद 324 के सब क्लॉज 5 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी प्रकार और उन्हीं अपराधों आधारों पर हटाया जा सकता है। बिना मतलब का एग्जाम होता है, बिना मतलब का सिस्टम है, कुछ नहीं है।
एग्जाम होता है तब मतलब स्टूडेंट लगता है कि जैसे भेड़ बकरी है वैसे ट्रेन में भर कर जाते हैं, एकदम मतलब पूरा ट्रेन में जगह नहीं मिलता है, जान हथेली पर रख कर जाते हैं। ठंडी हो चाहे गर्मी हो, गर्मी में तो स्थिति और खराब हो जाती है। ट्रेन में भर भर के मतलब बैठ जाए जैसे भेड़ बकरी को भरा जाता था, इसे खड़ा होकर यहाँ से वहां तक जाते एक राज्य से दूसरे राज्य में। कोई सिस्टम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून है, कुछ नहीं है। जो भी नियम है कानून है सब स्टूडेंट के लिए है। थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, लेकिन ये लोग पर कोई नियम कानून कुछ नहीं है। जूते नहीं पहनना है तो ये नहीं पहनना है, तो टी शर्ट नहीं पहनना तो ये नहीं ले जाना है, वो नहीं ले जाना है। पेपर लीक कौन करवाता है? सारा नियम स्टूडेंट के लिए। लीक करवाता कौन है? लीक करवाता कौन है पेपर? जूते खोल दिए, जूते पहन के नहीं जाना है, बेल्ट नहीं लगाना है, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, सारा नियम स्टूडेंट के लिए। पेपर लीक होता है ऊपर से। इससे सरकार है, स्टूडेंट का हालत खराब है। स्टूडेंट बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि क्या करे स्टूडेंट। स्टूडेंट अपनी लाइफ में भी किया ही क्या है। नए नए युवा आ रहे हैं, नए नए 34 साल 35 साल 40 साल हो जा रहे पढ़ते पढ़ते। उनके लाइफ में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। 70 साल 75 में हमको और मौका दो। 24 साल 25 साल में अग्निवीर में रिटायर हो जाओ। 70 75 साल में मौका चाहिए, नेता बनेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे। मर्डर कर रहे हैं तो मंत्री बन रहे हैं। आप थोड़ा सा 21 हो गया तो आपको नौकरी नहीं लगेगा, सरकारी नौकरी। अनपढ़ गवार मंत्री बन रहा है, पढ़े लिखे लोग झक मार रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम ही बिना मतलब का बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 के अनुसार न्यायाधीश को केवल तभी हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन उसी सत्र में राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव पारित करे और वह प्रस्ताव प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से समर्थित हो। बेचारे स्टूडेंट क्या करें, कितना मेहनत करें? मेहनत तो करता ही है, पेपर लीक, बिके गए सीट। नीट का पेपर लीक हुआ, 13 या 14 बच्चे मरे, उसका जवाबदेही कौन देगा? नीट का पेपर दोबारा आपने करा लिया, लेकिन वो बच्चों की जिंदगी दोबारा ला पाएंगे सरकार? इस सवाल का जवाब है सरकार के पास। 13 बच्चे मरे थे, 13 या 14। नीट का पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा करा लेते हैं, लेकिन जो बच्चे मरे हैं उनका क्या? उनको दोबारा लाइएगा? तंग आ गए इस सिस्टम से। नेपाल में यूं ही नहीं हुआ, नेपाल में, श्रीलंका में यूं ही नहीं हुआ। और कब तक समाज सहेगा? एक समय के बाद वही होगा। साथ ही हटाने का आधार सिद्ध दुराचरण या अक्षमता होना चाहिए। अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 5 संसद को दुराचरण या अक्षमता की जांच और प्रमाणन की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार देता है। इस संवैधानिक ढांचे को विधिक रूप देने का कार्य न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 करता है। इसकी धारा 3 के अनुसार जो है, यदि लोकसभा में किसी न्यायाधीश और सीईसी के मामले में समान प्रक्रिया लागू होने के कारण मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया जाए तो उस पर कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। यदि राज्यसभा में नोटिस
दिया जाए तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी कि राज्यसभा में नोटिस दिया जाए तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के पास यह अधिकार होता है कि वे नोटिस को स्वीकार करें या अस्वीकार कर दे, यानी कि उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के पास यह अधिकार होता है कि नोटिस को या तो स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने इन नोटिसों को स्वीकार करने से क्या किया, इनकार कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत जब मिले अपने अधिकारियों के तहत इस प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार करने से इनकार किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी। केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी 2026 को राज्य यानी कि केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात भारत के राष्ट्रपति केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 यानी केरला अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत राज्य केरल की विधानसभा को उसके विचार व्यक्त करने हेतु संदर्भित करेंगे। केरल विधानसभा के विचार प्राप्त होने के बाद भारत सरकार आगे कार्रवाई करेगी और संसद में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 जो है केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी, जिससे जो है राज्य केरल का नाम बदलकर केरलम किया जा सके। स्मरणीय तथ्य। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को राज्य का नाम केरल से केरलम करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। इसमें यह उल्लिखित है कि हमारे राज्य का नाम मलयालम भाषा में केरलम है। राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को किया गया था। केरल पृथ्वी दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषा बोलने वालों के लिए एक संयुक्त केरल की मांग प्रबल रही है, किंतु संविधान के प्रथम अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल दर्ज है। संविधान के प्रथम अनुसूची में क्या दर्ज है, तो हमारे राज्य का नाम केरल दर्ज है। यह विधानसभा केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वह संविधान का अनुच्छेद 3 यानी कि 3 के अंतर्गत केरलम नाम करने हेतु आवश्यक कदम शीघ्र उठाए। यानी कि विधानसभा जो है केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वो संविधान का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है केरलम नाम करने हेतु आवश्यक कदम शीघ्र उठाए। संवैधानिक दृष्टि से अनुच्छेद 3 जो है यानी 3 संसद को किसी राज्य का नाम परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 4 जो है अनुच्छेद 4 यह व्यवस्था करते हैं कि अनुच्छेद 3 जो है के तहत बनाए गए कानून में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 4 के सब क्लॉज 2 यह भी स्पष्ट करता है कि ऐसा कानून अनुच्छेद जो 368 के अंतर्गत समान संविधान संशोधन नहीं माना जाता। केरल एक नज़र में राजधानी तिरुवनंतपुरम, क्षेत्रफल जो है 38,863, जनसंख्या अनुमानित लगभग 3.6 करोड़, जिसे जिले 14 है। साक्षरता दर जो है लगभग 95 से 96%, जीवन प्रत्याशा लगभग 75 वर्ष, लिंगानुपात जो है 1000 पुरुषों पर 284 महिलाएं, मुख्य भाषा जो है मलयालम है। राज्य गठन 1 नवंबर 1996 को हुआ है। उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026। ट्रांसजेंडर व्यक्ति
अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को 13 मार्च 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोकसभा में 24 मार्च 2026 को और राज्यसभा में 25 मार्च 2026 को मंजूरी प्रदान की गई। 30 मार्च 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही यह अधिनियमित हो गया। यह अधिनियम उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधन करता है, जो ट्रांसजेंडर यानी उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों और उनके कल्याण से संबंधित प्रावधान करता है। स्मरणीय तथ्य: वर्ष 2019 का मूल अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, पहचान की मान्यता, भेदभाव निषेध और कल्याणकारी उपायों के लिए बनाया गया था। वर्ष 2019 का मूल अधिनियम की धारा 18 में 4 समान अपराधों जबरन, बंधुआ श्रम, सार्वजनिक स्थानों से रोकना, घर गांव छोड़ने को मजबूर करना तथा शारीरिक या मानसिक हानि के लिए 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। वर्ष 2020 के नियमों में धारा 6 के लिए शपथ पत्र आधारित आवेदन का प्रारूप रखा गया था, जिसमें आवेदक स्वयं को ट्रांसजेंडर घोषित करता है। इस कारण पहले की व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से आत्म घोषणा आधारित माना जाता था। वर्ष 2026 के संशोधन के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा अब सूचीबद्ध श्रेणियों, इंटरसेक्स विविधताओं और जबरन ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए बाध्य व्यक्तियों पर आधारित है। संशोधन अधिनियम में इस परिभाषा को हटाने का प्रावधान है और इसके स्थान पर उन श्रेणियों की एक सूची प्रदान करता है जिन्हें उसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होंगे और कभी रहे भी नहीं हैं जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन भिन्न है या जिनकी स्वयं द्वारा महसूस की गई सेल्फ परसीव्ड सेक्सुअल आइडेंटिटी अलग है। अधिनियम के अंतर्गत वे व्यक्ति शामिल हैं जिनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान किन्नर, हिजड़ा, अरावाणी और जोग्यता के रूप में होती है तथा वे व्यक्ति वे जिनकी जन्म के समय प्राथमिक यौन विशेषताएं, बाहरी जननांग, क्रोमोसोम्स या हार्मोन्स पुरुष या महिला शरीर के समान मानकों से भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम में कुछ नई श्रेणियों में शामिल किया गया है, जिनमें नपुंसक, यूनक तथा ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें म्यूटिलेशन, इमैस्कुलेशन या सर्जिकल, रासायनिक अथवा हार्मोनल प्रक्रियाओं तथा लालच, प्रलोभन, धन इत्यादि के माध्यम से जबरन ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए बात किया गया है। पहचान की मान्यता के संबंध में अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। अपराध एवं दंड एक नज़र में यदि किसी व्यक्ति का अपराध का अपहरण कर उसे ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए मंजूर किया जाता है या उसे गंभीर अस्थायी शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है तो दंड अधिक कठोर होगा। बालिग पीड़ित के मामले में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और न्यूनतम 2 लाख रुपये का जुर्माना तथा बच्चे के मामले में आजीवन कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपये का जुर्माना है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में प्रस्तुत कर भीख मांगने, गुलामी या बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता है तो बालिग पीड़ित के मामले में 5 से 10 वर्ष तक कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपये का जुर्माना, जबकि बच्चे के मामले में 10 से 14 वर्ष तक कारावास और न्यूनतम 3 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार: हरीश राणा मामले में सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाला निर्णय है जो जीवन का अधिकार, गरिमा का अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव
यूथेनेसिया, चिकित्सा उपचार की सीमा, रोगी के सर्वोत्तम हित, रोगी के सर्वोत्तम हित तथा सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार जैसे अत्यंत संवेदनशील प्रश्नों से संबंधित है। यह मामला हरीश राणा बनाम भारत संघ एवं अन्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। न्यायमूर्ति जे.बी. पर्दीवाला ने मुख्य निर्णय लिखा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने सहमतिपूर्ण राय दी। ध्यातव्य कि हरीश राणा का मामला भारत में न्यायालय द्वारा स्वीकृत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का पहला उदाहरण है। हरीश राणा के 24 मार्च 2026 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पताल में मृत्यु हो गई, जहां जीवन रक्षक चिकित्सा हटाए जाने के बाद उन्हें उपशामक देखभाल दी जा रही थी। राणा वर्ष 2013 से पर्सी स्टेट वेजिटेटिव स्टेट (पीवीएस) में थे, जब चौथी मंजिल से गिरने के बाद उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी। उस समय वह इंजीनियर के छात्र थे। स्मरणीय तथ्य: हरीश राणा दुर्घटना के बाद लगभग 13 वर्षों तक ऐसी अवस्था में रहे जिसमें उनके पास न चेतना थी, न ही संवाद की क्षमता, न ही अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करने का सामर्थ्य। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या चिकित्सकीय रूप से दी जा रही पोषण एवं जल आपूर्ति अर्थात चिकित्सकीय सहायतित पोषण और जल योजन क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन यानी CANH को चिकित्सीय उपचार माना जाए, और यदि हाँ तो क्या इसे रोगी के सर्वोत्तम हित में रोका जा सकता है। मामले के पृष्ठभूमि के अनुसार हरीश राणा लगभग 20 वर्ष की आयु में पंजाब विश्वविद्यालय में BTech की पढ़ाई कर रहे थे। 20 अगस्त 2013 को शाम लगभग 6 बजे वे अपने पेइंग गेस्ट आवास की चौथी मंजिल से गिर गए। इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर मस्तिष्क में चोट लगी, मस्तिष्कीय चोट लगी, जिससे डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी कहा गया। प्रारंभ में उन्हें स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, किंतु उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए शीघ्र ही उन्हें स्नातकोत्तर यानी आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ (PGI) चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। बाद के वर्षों में उन्हें सिर की चोट, दौरे, निमोनिया और बेडसोर जैसी गंभीर जटिलताओं के कारण बार बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अंततः नाक के मार्ग से भोजन देने वाली ट्यूब के स्थान पर PEG ट्यूब, समझ गए, पर सुटानियस इंडोस्कोपिक गैस्ट्रोनोमी ट्यूब PEG ट्यूब लगाई गई, जिसके द्वारा उन्हें दीर्घकाल से भोजन और पानी दिया जाता रहा। कुछ ऐसी बीमारी होती है ना जिसका इलाज नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि लंबे समय तक जो मरीज होता है बेड पर आता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, समझ गए, तो उसी के लिए इच्छा मृत्यु का नियम बनाया गया है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत चिकित्सीय दस्तावेजों से यह सिद्ध हुआ कि हरीश राणा अपने आसपास की दुनिया के प्रति कोई जागरूकता नहीं रखते थे। वे न भूख व्यक्त कर सकते थे, न दर्द, न असुविधा, न ही वे स्पर्श, आवाज़, शब्द या पीड़ा के प्रति उद्देश्यपूर्ण प्रतिक्रिया देते थे। यानी कि ये अलग ही थोड़ा लेवल का रोग है। नहीं तो बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं ना जिसका कोई इलाज नहीं होता, बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है इस दुनिया में, समझ गए। सिर्फ हमारे देश में नहीं, बहुत सारे देशों में तो बहुत सारी होती है जिसमें कोई यहाँ पर जो हो रहा है, ना दर्द हो रहा है, ना असुविधा, ना ही वे स्पर्श, आवाज़, शब्द या पीड़ा के प्रति उद्देश्यपूर्ण प्रतिक्रिया देते थे। यानी कि भूख व्यक्त भी नहीं कर सकते थे, यानी कुछ भी नहीं, समझ गए। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी होती है ना, यानी कि बहुत सारे ऐसे बीमारी हुई है इस दुनिया में कि उन्हें आपको इच्छा मृत्यु दिया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, समझ गए। वो तड़प तड़प कर नहीं होता है कि इंसान मर भी नहीं रहा है और तड़प रहा है, इसलिए वो सरकार से निवेदन करता था, कोर्ट से, कि उसे इच्छा मृत्यु दिया जाए,
तो उसे जो है इच्छा मृत्यु दिया जाता था। जैसे एक व्यक्ति है, उसे गोली लग गई है, वो तड़प तड़प रहा है, समझ गए। तो उस समय क्या किया जाता है ना कि बहुत जो लोग होते हैं, अब उन्हें लगता है कि ये बचने वाला है नहीं, गोली लग चुका है, तड़प तड़प कर मरेगा, इससे अच्छा है कि भाई से मतलब इसका तड़प तड़प के मरने से अच्छा है भाई, कोई तड़प तड़प कर मरने में, एक झटके में मरने में बहुत अंतर होता है। एक झटके में मर गया, एक हो तो तड़प तड़प के मर रहा है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेन होती है। तो जो व्यक्ति एक मतलब तड़प तड़प के मरता है ना, उसको जो है ना नियम है कि उसे एक झटके में मार दीजिए। चाहे बहुत सारे जानवर होते हैं, तड़प तड़प कर नहीं होता है कि कुछ काट लिया या गोली लग गया, चाहे कुछ हो गया तो तड़पते हैं, तो तड़प तड़प के मरेगा, उससे अच्छा है कि एक झटके में उसको मार दीजिए और आराम से वो शांति से मर जाए, समझ गए। कम से कम मरने के वक्त जो है, मरते हुए पूरे जिंदगी में तो शांति किसी को है ही नहीं, इस दुनिया में किसी के लाइफ में शांति नहीं है। कम से कम मरते समय तो शांति से मरे, समझ गए, कम से कम मरते समय तो शांति से मरे। तो चलिए आगे बढ़े हैं। यह मामला पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था। वह याचिका का मुख्य उद्देश्य यह था कि कॉमन कॉज निर्णय में निर्धारित दिशा निर्देशों यानी कॉमन कॉज गाइडलाइंस के अनुसार चिकित्सा बोर्डों से इस प्रश्न पर राय ली जाए कि क्या पीईजी ट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा पोषण और जलयोजन हटाया जा सकता है। किंतु उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई 2024 को अपने आदेश में यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि रोगी मशीनों पर जीवित नहीं रखा गया है और वह किसी अतिरिक्त यांत्रिक सहायता के बिना स्वयं सांस ले रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति न्यायिक हस्तक्षेप की मांग नहीं करते। इस आदेश से असंतुष्ट होकर हरीश राणा के माता पिता सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 8 नवंबर 2024 के आदेश में पक्षों के बीच इस प्रकार व्यवस्था की कि याचिकाकर्ता को आवश्यक उपचार जिसमें घर और देखभाल होम केयर भी शामिल थे, प्रतिवादियों के खर्च पर उपलब्ध जो है कराया जाए। साथ ही यह स्वतंत्रता भी दी गई कि यदि भविष्य में आगे किसी निर्देश की आवश्यकता पड़े तो पुनः न्यायालय से संपर्क किया जा सकता है। इसी स्वतंत्रता के आधार पर वर्तमान आवेदन दायर किया गया था, क्योंकि परिवार का कहना था कि रोगी की स्थिति उसके गरिमामय जीवन के अधिकार का निरंतर उल्लंघन कर रही है। आवेदन में 2 प्रमुख प्रार्थनाएं थी। पहले कि एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड प्राइमरी मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए। दूसरी कि पीईजी ट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा है चिकित्सकीय सहायतित पोषण और जलयोजन CANH चिकित्सकीय उपचार घोषित किया जाए। इस मामले में निर्णय किन नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया यह समझना आवश्यक है। सर्वप्रथम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है आर्टिकल 21 जो है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस निर्णय का केंद्रीय संवैधानिक आधार है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इसी विकसित संवैधानिक न्याय शास्त्र के आधार पर कॉमन कॉज 2018 में यह कहा गया था कि सम्मानपूर्वक जो है मृत्यु का अधिकार राइट टू डाई विथ डिग्निटी अनुच्छेद 21 का एक अंग है। दूसरा महत्वपूर्ण कानूनी आधार कॉमन कॉज बनाना भारत संघ 2018 का संविधान पीठ निर्णय था। उस निर्णय में 5 न्यायाधीशीय संविधान पीठ ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव एथुनेसिया को सीमित परिस्थिति में विधि सम्मत माना था और अग्रिम चिकित्सकीय निर्देश एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव AMD जिसे समान भाषा में लिविंग विल कहा जाता है कि वैधता को भी स्वीकार किया था। तीसरा महत्वपूर्ण नियम यह कि प्रक्रियात्मक ढांचा यानी प्रोसेड्यूरल फ्रेमवर्क था जो कॉमन कॉज दिशा निर्देशों को निर्धारित किया गया। इसके अनुसार जब किसी रोगी के संबंध में यह प्रश्न उठे कि जीवन रक्षक उपचार को जारी रखा जाए या नहीं, तो सबसे पहले एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड गठित किया जाना चाहिए। उसके बाद एक द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड यानी सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड स्वतंत्र रूप से रोगी की स्थिति का परीक्षण करें।
यदि इन दोनों बोर्डों की राय एकमत हो और उपचार को हटाने या रोकने की अनुशंसा हो तो प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इससे सवाल पूछेगा नहीं, इतना बड़ा दे दिया है। 26 नवंबर 2025 सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कॉमन कॉज दिशा निर्देशों के अनुसार एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड गठित किया जाए। बोर्ड ने अंत में यह स्पष्ट लिखा कि इस अवस्था से उसके ठीक होने की संभावना नगण्य यानी नेजी नेग्जी नेजलीबल है नेजलीगिबल है। इसके बाद 11 दिसंबर 2025 को न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली को एक द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। 17 दिसंबर 2025 की अपनी रिपोर्ट में इस बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा कि हरीश राणा को गंभीर आपातजन्य मस्तिष्क क्षति के परिणाम स्वरूप जो है अपरिवर्तनीय जो है और गैर प्रगतिशील समझ गए मस्तिष्कीय हानि हुई है और उसके जीवित रहने के लिए चिकित्सकीय सहायतित पोषण एवं जल योजन आवश्यक तो है, किंतु इससे उसके मूल मस्तिष्कीय स्थिति में कोई सुधार संभव नहीं है। इस प्रकार न्यायालय ने गरिमा यानी डिग्निटी और आत्मनिर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन व्यक्तिगत स्वायत्तता इंडिविजुअल एटोनॉमी और निजता यानी प्राइवेसी को इस मामले के विचार प्रक्रिया के केंद्र में रखा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 स्वीकृत। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 23 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। बिजनेस पार्कों में वैश्विक निगमों हेतु कार्यालय, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, वैश्विक क्षमता केंद्रों तथा संचालन केंद्रों की स्थापना के लिए संचालन हेतु तैयार रेडी टू ऑपरेट एवं जो प्लग एंड प्ले सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जो सेवा तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में तीव्र विस्तार को प्रोत्साहित करेगी। इसमें जो है स्मरणीय तत्व देखिए, स्मरणीय तत्व ये बिजनेस पार्क नवाचार आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करेंगे, जो नॉलेज बेस्ड उद्योगों को आकर्षित करेंगे, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देंगे, अनुसंधान क्षमताओं में वृद्धि करेंगे तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे और स्थापना वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं दक्षता को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण यानी DBFOT मॉडल के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक बिजनेस पार्क 45 वर्षों की रियायत अनुबंध अवधि पर विकसित किया जाएगा, जिसे अतिरिक्त 45 वर्षों हेतु बढ़ाया जा सकता है। इसके उपरांत विकसित की गई संपत्तियां उत्तर प्रदेश सरकार को वापस हस्तांतरित हो जाएगी। प्रत्येक पार्क के क्रियान्वयन में चरणबद्ध व्यवस्था दी गई है। 10 एकड़ तक की परियोजना एक चरण में विकसित की जाएगी। 10 से 15 एकड़ तक की परियोजना 2 चरणों में विकसित की जाएगी और 15 एकड़ से अधिक की परियोजनाओं को व्यवहार्यता के आधार पर 3 या अधिक चरणों में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की वे सरकारी एजेंसियां जिनके पास भूमि है इस योजना को अपनाकर बिजनेस पार्क के विकास की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगी। ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का शुभारंभ। ज्ञान भारतम जो है राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का शुभारंभ संस्कृति मंत्रालय ने 16 मार्च 2026 को ज्ञान भारतम पहल के अंतर्गत ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य जो है देश भर में स्थित पांडुलिपियों की पहचान करना और उनका दस्तावेजीकरण करना है। ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का लक्ष्य पूरे भारत में पांडुलिपियों की उपस्थिति का मानचित्रण करना तथा उनके व्यवस्थित संरक्षण, अनुसंधान और डिजिटलीकरण की आधारशिला रखना है। स्मरणीय तथ्य ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय का उद्देश्य जिलों और राज्यों में पांडुलिपि भंडारों की एक जियो टैम्ड राष्ट्रीय सूची तैयार करना है। पांडुलिपियों को आधिकारिक रूप से कम 75 वर्ष पुरानी हस्तलिखित रचना माना गया, जो ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़े, कागज, धातु जैसी सामग्रियों पर हो सकती है।
यह प्रयास एक राष्ट्रीय पांडुलिपि उपस्थिति मानचित्र के निर्माण में सहायक होगा, जिससे व्यवस्थित सूचीकरण, संरक्षण की योजना तथा दीर्घकालिक अनुसंधान संभव हो सकेगा। मिशन के अंतर्गत नियुक्त अधिकृत सुरक्षा तथा पांडुलिपियों के संरक्षण से परिवार, विद्वान, मंदिर और संस्थान, साथ ही वे व्यक्ति जिन्हें अपने समुदाय में पांडुलिपि संग्रहों की जानकारी है, पांडुलिपियों के संबंध में सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि संरक्षण 4 स्तरीय ढांचे के माध्यम से संचालित किया जाएगा। पहला चरण डिजिटल मंच पर प्रस्तुत सूचनाओं के माध्यम से पांडुलिपियों और उनके स्थानों की पहचान पर केंद्रित है, जिससे एक राष्ट्रीय पांडुलिपि उपस्थिति मानचित्र का निर्माण होगा। दूसरा जो है, दूसरे चरण में विशेषज्ञों और राज्य प्राधिकरणों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तीसरे चरण में विस्तृत सूचीकरण और मेटा डाटा निर्माण शामिल होगा, जैसे भाषा, लिपि और विषय की पहचान। चौथा में यानी अंतिम चरण पांडुलिपियों के संरक्षण संबंधी समर्थन और उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटलीकरण पर केंद्रित है, ताकि दीर्घकालिक संरक्षण और अनुसंधान संभव हो सके। यह पहल ज्ञान भारतम पहल का एक प्रमुख स्तंभ है, जो भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार के उद्देश्य से बनाया गया एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का एकीकरण किया जा रहा है। वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 पैरा 84 में भारत ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई थी, जो भारत की बौद्धिक विरासत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध होता है। इसके प्रभावी संचालन को सुदृढ़ करने के लिए स्थायी वित्त समिति SFC ने वर्ष 2025 से 31 की अवधि हेतु 491.66 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। जल जीवन मिशन JJM 2.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन JJM 2.0 को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन JJM को केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित रखने के बजाय सेवा आधारित मॉडल में परिवर्तित करना है। इस नई व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मजबूत संस्थागत ढांचे और बेहतर जल प्रबंधन तंत्र को आधार बनाया जाएगा। स्मरणीय तथ्य: मंत्रिमंडल ने इस पुनर्गठन के लिए कुल व्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये की करने की मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र सरकार योगदान जो है 3.59 लाख करोड़ रुपये होगा। यह राशि जो है वर्ष 2019-20 में केंद्र द्वारा दिए जाने वाले स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, अर्थात इसमें जो है 1.51 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता शामिल की गई है। इस दिशा में सुजलम भारत नाम से एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत हर गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव सेवा क्षेत्र ID आवंटित की जा रही है, जिससे जल स्रोत से लेकर घर के नल तक पूरी आवर्ती प्रणाली का डिजिटल मानचित्र तैयार किया जा सके। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जल अर्पण पहल के माध्यम से ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम पंचायतें तभी परियोजनाओं के पूर्ण होने का प्रमाण देगी जब राज्य सरकार द्वारा संचालन एवं रख रखाव की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी। इसके बाद ही ग्राम पंचायत को हर घर जल घोषित किया जाएगा। सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए जल उत्सव को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय परंपराओं के साथ जल संरक्षण और रख रखाव की सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। JJM 2.0 के तहत लक्ष्य है कि दिसंबर 2028 तक सभी जो है 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए और सभी ग्राम पंचायतों को हर घर जल का प्रमाणन प्राप्त हो। ध्यातव्य कि जल जीवन मिशन JJM की शुरुआती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से जल आपूर्ति फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन उपलब्ध कराना था।
इसके अंतर्गत सेवा स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तय किया गया था। भारत की आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति प्रहार। गृह मंत्रालय MHA ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति प्रहार को सार्वजनिक किया। गृह मंत्रालय ने यह पहली व्यापक आतंकवाद रोधी नीति प्रस्तुत की है, जिसका उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद, ड्रोन आधारित हमले, साइबर सक्षम खतरे और संगठित अपराध नेटवर्क जैसे जटिल एवं विकसित हो रहे सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक संरचित राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करना है। इसमें जो सरकार के आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण को दोहराया गया है। स्मरणीय तथ्य देखिए क्या दिया गया है। भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि आतंकवाद को किसी धर्म, जातीयता या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जा सकता। सीमा पर आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जहां चरमपंथी समूह और उनके नेटवर्क हमले करने का प्रयास करते रहते हैं। वैश्विक आतंकी संगठन जैसे अल कायदा और ISIS भारत में स्लीपर सेल सक्रिय करने और हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। साइबर हमले CBRNED रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु विस्फोटक तथा डिजिटल खतरे और रोबोटिक्स का दुरुपयोग भी गंभीर चिंताओं के रूप में सामने आए हैं। रणनीति का तहत सबसे प्रमुख तत्व जो है रोकथाम प्रिवेंशन है, जिसमें खुफिया जानकारी आधारित कार्रवाई पर जोर दिया गया है। मल्टी एजेंसी सेंटर MAC और ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस JTFI के माध्यम से रियल टाइम सूचना साझा कर आतंकवादी गतिविधियों को रोका जाता है। प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स तंत्र में स्थानीय पुलिस को प्रथम प्रतिक्रिया देने वाली एजेंसी माना गया है, जिसे राज्य और केंद्रीय आतंकवाद रोधी बलों का समर्थन प्राप्त होता है। आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और राज्य पुलिस द्वारा की जाती है। प्रहार देखिए, प्रहार जो है शब्द का अर्थ आक्रमण प्रहार है और यह भारत के आतंकवाद रोधी रणनीति के 7 प्रमुख स्तंभों को दर्शाता है। भारतीय नागरिकों और हितों की सुरक्षा के लिए आतंकवादी हमलों की रोकथाम यानी प्रिवेंशन, खतरे के अनुरूप त्वरित और अनुपातिक प्रतिक्रिया रिस्पॉन्सेज, संपूर्ण सरकार यानी होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण के तहत आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, एग्रीगेटिंग, खतरों के निवारण हेतु मानवाधिकारों ह्यूमन राइट्स और विधि का शासन रूल ऑफ लॉ पर आधारित प्रक्रिया है। कट्टरपंथ सहित आतंकवाद को सक्षम बनाने वाली परिस्थितियों का शमन यानी एटेन्यूटेशन, एटेन्यूएटिंग आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ समन्वय यानी आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ समन्वय, एलिंगनिंग और उन्हें दिशा देना, संपूर्ण समाज होल ऑफ सोसाइटी दृष्टिकोण के माध्यम से पुनर्प्राप्ति, रिकवरी और लचीलापन, रिलिशियंस। ECI और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026। ECI मतलब भारत निर्वाचन आयोग हुआ। ECI का मतलब इसका मतलब 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ECI और राज्य निर्वाचन आयुक्तों SECS का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त गणेश कुमार ने की। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर संधू तथा डॉक्टर विवेक जोशी भी उपस्थित थे। स्मरणीय तथ्य सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग ECI और राज्य निर्वाचन आयुक्तों SECS के बीच उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत संस्थागत समन्वय को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान राष्ट्रीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया और यह संकल्प लिया गया कि शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाताओं सूचियों की तैयारी लोकतंत्र की आधारशिला है। सम्मेलन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI नई प्रकाशन कृति जो है लोकतंत्रों का संगम ये
कॉन्फ्लुएंस ऑफ डेमोक्राइसिस का विमोचन किया गया था। प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार पीएम राहत योजना के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत में सड़क दुर्घटना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। सरकार के अनुसार सड़क दुर्घटना के बाद शुरुआती 1 घंटा यानी गोल्डन आवर जीवन बचाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि पीड़ित को इसी अवधि में अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो ऐसी लगभग 50% मौतें जो है मौत रोकी जा सकती है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना लागू की है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 13 फरवरी 2026 को किया गया था। इससे जो है 19 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार यानी पीएम राहत योजना नाम दिया गया। स्मरणीय तथ्य मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 तथा धारा 215 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत प्रदत्त वैधानिक प्रावधानों के अनुसार इस योजना का 5 मई 2025 को अधिसूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त योजना के कार्य प्रवाह, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों तथा इसके क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश 4 जून 2025 को जारी किए गए। इसके अंतर्गत प्रत्येक पीड़ित को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का उपचार कवर प्रदान किया जाएगा, जो दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक लागू होगा तथा यह सभी प्रकार की सड़कों पर लागू होगा। यह कवर जो है मोटर वाहनों के उपयोग से अत्यंत उत्पन्न सड़क दुर्घटनाओं के सभी पीड़ितों के लिए उपलब्ध होगा। प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को नामित अस्पतालों में स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा। गैर जीवन घातक मामले में अधिकतम 24 घंटे तक, जीवन घातक मामले में अधिकतम 48 घंटे तक। इस योजना को 2 मौजूदा प्लेटफार्मों के एकीकरण के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया गया है। ईडार इलेक्ट्रॉनिक्स विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, जिसका उपयोग पुलिस द्वारा दुर्घटना रिपोर्टिंग हेतु किया जाता है। TMS 2.0 ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा अस्पतालों में उपचार, दवा प्रस्तुत करने एवं भुगतान प्रसंस्करण हेतु किया जाता है। यह योजना 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS से एकीकृत है, जिसके माध्यम से पीड़ित या सद्भावना से सहायता करने वाला व्यक्ति RH वीर निकटतम नामित अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकता है, एम्बुलेंस का अनुरोध कर सकता है या दोनों सेवाएं प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक 2025-26। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक NHGCI 2025-26 की पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की। यह एक उपग्रह आधारित पहल है। यह रिपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र NRSC के समन्वय से तैयार की गई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किए गए पौधरोपण और हरित आवरण का वैज्ञानिक, मात्रात्मक और तुलनात्मक आकलन है। स्मरणीय तथ्य NHGCI एक ऐसा सूचकांक है जो राष्ट्रीय राजमार्गों के राइट ऑफ वे के भीतर हरित आवरण वाले क्षेत्र के अनुपात को प्रतिशत के रूप में बताता है। यह मापन 1 किलोमीटर के स्तर पर किया जाता है, इसलिए किसी लंबे राजमार्ग को छोटे छोटे खंडों में देखकर यह समझा जा सकता है कि किस हिस्से में हरियाली अच्छी है और किस हिस्से में अतिरिक्त हस्तक्षेप की जरूरत है। यह आकलन उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह सेंसरों द्वारा दर्ज क्लोरोफिल के आधार पर तैयार किया जाता है, जिससे राजमार्ग के दोनों ओर वनस्पति की उपस्थिति का अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठ आकलन संभव होता है। पहले मूल्यांकन चक्र में जुलाई से दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान 24 राज्यों में लगभग जो है कितना 30,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर किया गया है। वर्ष 2023 की शुरुआत में NHI और NRSC ने
सैटेलाइट आधारित हरित आवरण सूचकांक पद्धति का पायलट परीक्षण राजस्थान और पंजाब में 100 किलोमीटर के हिस्सों तथा उड़ीसा में 50 किलोमीटर के हिस्से पर किया। प्राथमिक डाटा यानी रिसोर्स सेट 2 या 2A LISS-4 सैटेलाइट इमेज 5 मीटर रिजोल्यूशन से लिया जाता है। सटीकता बढ़ाने के लिए NDVI के मान कार्टोसेट 2S मर्ज ज़्यादा स्पष्ट हाई रेजोल्यूशन इमेज से मिलाकर दिखा जाता है। ध्याता भाई की रिपोर्ट के अनुसार असम में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सबसे ज़्यादा हरियाली पाई गई है। उपलब्ध आधिकारिक एवेन्यू GCI मानों के आधार पर शीर्ष 6 राज्य हैं। असम 53.16%, गुजरात में 46.91%, तेलंगाना में 43.57%, बिहार में 42.77%, तमिलनाडु में 42.38% और महाराष्ट्र में 42.28%। रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे कम एवेन्यू GCI वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेश में कितना है 13.54%, दिल्ली में 25.37%, छत्तीसगढ़ में 27.82%, उड़ीसा में 30.25%, जम्मू कश्मीर में 32.11% है। AI आधारित भारत विस्तार योजना केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 फरवरी 2026 को जयपुर राजस्थान में भारत विस्तार योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान जो है ने किसान केंद्रित AI हैकाथॉन और एग्री कोस्ट AI स्ट्रेटजी रोड मैप का भी अनावरण किया। स्मरणीय तथ्य भारतीय कृषि और किसान भाई बहनों को स्मार्ट बनाने के लिए विकसित यह AI आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को भोजन, बाजार, आय, भाव, कीट रोग, मिट्टी, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा। यह सुविधा फ़ोन कॉल, चैटबॉट और बाद में ऐप के माध्यम से मिलेगी। प्रथम चरण फेज 1 में यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में शुरू होगी और महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों के लाखों किसानों तक पहुंचेगी। भारत विस्तार चरण 1 का राष्ट्रीय शुभारंभ। भारत विस्तार किसानों के लिए एक सिंगल डिजिटल गेटवे एकल डिजिटल द्वार है। यह एक AI संचालित एकीकृत डिजिटल प्रणाली है जो किसानों को उनकी अपनी भाषा में मोबाइल या मोबाइल फ़ोन कॉल के माध्यम से योजनाओं, मौसम के पूर्वानुमान, बाजार की कीमतों, फसल सलाह और शिकायत निवारण सेवाओं की जानकारी प्रदान करती है। इस योजना के तहत जो है किसान पहचान पत्र यानी फार्मर ID भी बनाया जा रहा है जिसमें किसानों से जुड़ी सारी जानकारी होगी। वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे कुछ योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। भविष्य में किसानों के लिए सभी योजनाओं की जानकारी इसके माध्यम से उपलब्ध होगी। भारत विस्तार डिजिटल कृषि विशेषज्ञ के रूप में 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। इसके 2 मुख्य माध्यम हैं। भारत विस्तार चैटबॉट यानी टेक्स्ट लिखकर आधारित बातचीत के लिए। दूसरा जो है AI सहायक भारती। यह एक बोलने वाला AI असिस्टेंट है जो सरल भाषा में किसानों के सवालों का जवाब दे सकता है। किसान जो है भारतीय किसान भारती तक 3 आसान तरीकों से पहुंच सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल ऐप एवं फ़ोन कॉल, वेब पोर्टल, चैटबॉट के माध्यम से, वेब इंटरफेस लिंक के माध्यम से जो कृषि मंत्रालय की वेबसाइट और PM किसान यानी PMFBY जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर उपलब्ध होगा जो 155261 पर कॉल करके साधारण फ़ोन से भी। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 देखते हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 भारत द्वारा आयोजित एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन है जिसका उद्देश्य जो है AI को केवल तकनीकी चर्चा के विषय न रखकर उसे जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उत्तरदायी शासन यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, बहुभाषी पहुँच यानी मल्टी
लिंगुअल एसेस और वैश्विक सहयोग यानी ग्लोबल कोऑपरेशन से जोड़ना था। इसका आयोजन जो 16 से 21 फरवरी 2026 तक किया गया। पहले यह 16 से 20 फरवरी तक निर्धारित था, जिसे बाद में बढ़ाकर 21 फरवरी तक किया गया, जिसमें मुख्य लीडर्स समिट 19 से 20 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित हुई। उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 16 से 21 फरवरी 2026 तक चली। इसका आयोजन नई दिल्ली भारत मंडप में किया गया और इस इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी के सहयोग से आयोजित किया गया। स्मरणीय तथ्य, यह भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रमुख वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था, जिससे विकास आधारित एआई एजेंडा को वैश्विक पहचान मिली। समिट का मुख्य विषय जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रहा। समिट का फोकस जो उत्तरदायी एआई, रिस्पॉन्सिबल एआई, समावेशी एआई, इंक्लूसिव एआई, मानव केंद्रित एआई, ह्यूमन सेंट्रिक एआई और सार्वजनिक हित हेतु एआई फॉर पब्लिक इंटरेस्ट पर था। दुनिया में जो एआई शिखर सम्मेलन हुए उन्हें देखने से पता चलता है कि समय के साथ उनका फोकस बदलता गया है। बले-चली पार्क यूके 2023 में एआई के खतरों और उनकी सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। सीओ 2024 में नैतिकता और समावेश के साथ एआई सुरक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। पेरिस 2025 में ध्यान जो है सुरक्षा से हटकर आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर आने लगा। भारत 2026 में निवेश, ज़्यादा लोगों की भागीदारी और एआई के व्यवहारिक उपयोग पर अधिक जोर दिया गया। ध्यातव्य के शिखर सम्मेलन का आधिकारिक लोगों का सितंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी द्वारा अनावरण किया गया था। आधिकारिक लोगों की पहचान अशोक चक्र है, जो कि नैतिक शासन, न्याय और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है तथा भारत की डिजिटल और तकनीकी यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। इस केंद्र से न्यूरल नेटवर्क की किरणें बाहर की ओर फैलती है, जो भाषाओं, उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्र में एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रतीक है। समिट का सबसे बड़ा बहुपक्षीय परिणाम नई दिल्ली घोषणा पत्र, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट रहा। भारत ने इस शिखर सम्मेलन को 3 बुनियादी स्तंभों के आधार पर प्रस्तुत किया, जिन्हें 3 सूत्र कहा गया। जन यानी पीपुल, समावेशी पहुंच और नागरिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। पृथ्वी यानी प्लैनेट, सतत और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी एआई को बढ़ावा देना। प्रगति यानी प्रोसेस, आर्थिक विकास और शासन दक्षता को तेज करना। तीन सूत्र पर आधारित एआई इम्पैक्ट समिट होने वाले विचार विमर्श इन 7 चक्रों में संरचित। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन, आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई यानी आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई। सार्वजनिक हित वाले क्षेत्रों में एआई का विस्तार करना। एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकरण, डाटा और कंप्यूटिंग तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। विज्ञान अनुसंधान में जिम्मेदार एआई उपयोग को प्रोत्साहित करता है। भाषा और संस्कृति में विविधता को दर्शाता है। मानव पूंजी, रोजगार और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, सुरक्षा परीक्षण और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। लचीलापन, नवाचार और दक्षता, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन को बढ़ावा देता है। एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा 19 फरवरी 2026 को अंगीकृत की गई और 21 फरवरी तक 91 फरवरी तक 91 देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसका समर्थन किया गया। इसमें समावेशी और सुरक्षित जो एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक एआई प्रसार हेतु चार्टर फॉर द डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई, ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स, ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स और ट्रस्टेड एआई कॉमन्स जैसे प्रमुख तंत्रों की शुरुआत की। इसके अंतर्गत विज्ञान संस्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एआई नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई फॉर साइंस इंस्टीट्यूशन, एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म, एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म तथा एआई कार्यबल के विकास हेतु रूपरेखा भी क्या की गई है,
तो विकास हेतु क्या किया गया, तो विकास हेतु रूपरेखाएं भी स्थापित की गई है। समिट में लगभग 250 अरब डॉलर के अवसंरचना प्रतिबद्धताओं और 20 अरब डॉलर के डीप टेक वित्तपोषण की घोषणा की गई। गूगल ने अडानी और एयरटेल के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में 15 अरब अमेरिकी डॉलर के लिए एआई हब बनाने की घोषणा की। भारत जो है औपचारिक रूप से अमेरिकी नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हुआ, जिससे कि सेमीकंडक्टर और उन्नत कंप्यूटिंग आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित किया जा सके। विनियामक सहयोग, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास यानी R&D, कंप्यूट तक बेहतर पहुंच और डाटा सेंटर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका एआई अवसर साझेदारी इंडिया यूएस एआई अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप पर एक संयुक्त वक्तव्य भी हस्ताक्षर किए गए। शिखर सम्मेलन में सुंदर पिचाई, अल्फाबेट, सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई, डेरियो अमुदेई, एंथ्रोपिक, डेमिस हसाबिस, गूगल, डीप माइंड और ब्रैड स्मिथ माइक्रोसॉफ्ट जैसे वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भाग लिया, जो मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को दर्शाता है। भारत की मानव केंद्रित दृष्टि, प्रधानमंत्री का MANV मानव यानी कि MANAV यानी मानव फ्रेमवर्क। भारत प्रधानमंत्री के संबोधन में भारत की एआई दृष्टि को MANAV यानी मानव ह्यूमन के रूप में प्रस्तुत किया गया। M मतलब मोरल एंड इथिकल सिस्टम, नैतिक आधार, पारदर्शिता, मानव निगरानी। E मतलब अकाउंटेबल गवर्नेंस, जवाबदेह शासन, स्पष्ट नियम, मजबूत निगरानी। N मतलब नेशनल सॉवरेनिटी, राष्ट्रीय संप्रभुता, डाटा डिजिटल अवसंरचना में संप्रभुता। E मतलब एसेसिबल इन इंक्लूसिव, एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। V मतलब वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम, वैध और वैधानिक प्रणालियाँ। समिट के दौरान भारत ने एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज कैंपेन में 24 घंटे में सर्वाधिक प्रतिज्ञाओं का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड में जो है कितना है, तो 2,50,946 वैध प्रतिज्ञाएँ यानी कि वैलिड प्लेजेस दर्ज हुई है। इसे इंडिया एआई इंटेल एआई द्वारा हासिल किया गया। समिट के दौरान जो है NIELIT और आंध्र प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ आंध्र प्रदेश के बीच MOU के तहत अमरावती में भारत के पहले समर्पित क्वांटम एवं एआई विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। सर्वम एआई, यह भारत एआई मिशन के नवाचार केंद्र के अंतर्गत चुनी गई 12 संस्थाओं में से एक है, जिसे स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल्स विकसित करने के लिए जो है 246.72 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन के साथ चयनित किया गया। सर्वम एआई के मॉडल में शामिल है बुलबुल टेक्स्ट टू स्पीच, सारस जो है स्पीच टू टेक्स्ट, विजन इन डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग, इनिया वॉइस ओएस। GNany.ai द्वारा समिट में इनिया वॉइस ओएस पेश किया गया। यह आवाज़ पर आधारित वॉइस फर्स्ट एआई मॉडल है जो कई भाषाओं में बोलने, सुनने को समझने में सक्षम है। समिट में BODH यानी भारत ऑपरेशनल डिजाइन फॉर होस्टिंग और SAHI सॉवरन एआई हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले शुरू की गई है। कुमार भास्कर वर्मा सेतु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2026 को असम का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने लाचित घाट यानी गुवाहाटी में कितना, तो 5,450 करोड़ रुपये से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण तथा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ यानी फ्लैग ऑफ किया। ये डिब्रूगढ़ में मोरान बाईपास पर बनी आपातकालीन लैंडिंग फैसिलिटी पर गए। वहां उन्होंने लड़ाकू परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर का हवाई प्रदर्शन देखा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया।
स्मरणीय तथ्य, कुमार भास्कर वर्मा सेतु लगभग जो है 3030 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह पुल जो 6 लेन एक्स्ट्रा डोइड प्री 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 स्ट्रेस्ड कंक्रीट यानी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पीएससी तकनीक का है और गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोइड पुल यानी एक्स्ट्रा डोइड ब्रिज है। यह जो है 1.24 किलोमीटर के इस एक्स्ट्राडोइड पुल की चौड़ाई जो है 33 मीटर, इसके साथ जुड़े फ्लाईओवर की लंबाई जो है 2.86 किलोमीटर तथा पहुंच सड़कों की लंबाई लेंथ ऑफ अप्रोच रोड्स 3.65 किलोमीटर है। इस पुल के चालू होने से गुवाहाटी उत्तर गुवाहाटी के बीच यात्रा समय घटकर लगभग 7 मिनट हो गया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने अमीनगांव कामरूप जिला में पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय डाटा केंद्र नेशनल डाटा सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी का भी उद्घाटन किया, जिससे पूर्वोत्तर में उच्च शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा को बड़ा प्रोत्साहन मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग यानी फैसिलिटी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा जारी। विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत नीति NEP 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी किया, जिसकी परामर्श अवधि की अंतिम तिथि 19 मार्च 2026 तक थी। यह नीति अंतिम रूप में अधिसूचित होने पर वर्ष 2005 की राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगी। स्मरणीय तथ्य, राष्ट्रीय विद्युत नीति NEP 2026 के मसौदे में महत्वाकांक्षी और जरूरी लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि वर्ष 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है 2000 किलोवाट करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार वर्ष 2047 तक जो है प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है 4000 किलोवाट से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया। यह नीति भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं से भी जुड़ी है। इसके अंतर्गत जो है वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में उत्सर्जन की तीव्रता में 45% कमी और वर्ष 2027 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य शामिल है। बायोफार्मा शक्ति पहल। बायोफार्मा शक्ति पहल केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति पहल का प्रस्ताव किया गया, जिसके तहत 5 वर्षों में जो है कितना 10,000 करोड़ का परिव्यय रखा गया। यह पहल जो भारत को वैश्विक बायोफार्मा उद्योग में अग्रणी बनाने तथा वैश्विक फार्मास्यूटिकल बाजार में 5% हिस्सेदारी हासिल करने के लक्ष्य के अनुरूप है। पिछले कुछ वर्षों में शुरू किए गए राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, नेशनल बायोफार्मा मिशन और अन्य योजनाएं भी इसी उद्देश्य की दिशा में कार्य कर रही है। स्मरणीय तथ्य, बजट भाषण के अनुसार बायोफार्मा शक्ति के पूर्ण रूप स्वास्थ्य उन्नयन हेतु ज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित रणनीति स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बायोफार्मा शक्ति का मुख्य उद्देश्य जैव औषधियों, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के उत्पादन से लेकर बाजार तक भारत के पूरे तंत्र इंड टू इंड इकोसिस्टम को मजबूत करना है। इससे देश में ही महंगी बायो दवाओं का निर्माण, आयात पर निर्भरता में कमी और वैश्विक बायोफार्मा बाजार में भारतीय प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत बायोफार्मा से जुड़े संस्थानों का विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत 3 नए नाइपर राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे और 7 मौजूदा नाइपर्स को उन्नत किया जाएगा। इसके तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSO में विशेषज्ञ वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन NBM इनोवेट इन इंडिया 13 जो है राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन NBM इनोवेट इन इंडिया जो है I3 का शुभारंभ वर्ष 2017 में किया गया था। इस योजना का कुल लागत जो है 1500 करोड़ है।
राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन से नए बायोटेक उद्यमी सामने आए हैं जो वैज्ञानिक शोध को सस्ती और उपयोगी स्वास्थ्य सेवाओं में बदल रहे हैं। इसके एक उदाहरण है अर्जुन अरुणाचलम। उनकी बेंगलुरु के स्टार्टअप कंपनी बाक्सेल ग्रिड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में पहली बार स्वदेशी एमआरआई मशीन बनाई है। इसी तरह चेन्नई की कंपनी लेविन लाइफ टेक प्राइवेट लिमिटेड के जतिन बिमल ने टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए लीर लीरा लीरा ग्लूटाइड की भारत की पहली बायोसिमिलर दवाएं बनाई है। प्लास्टर प्लास्ट इंडिया 2026 5 से 10 फरवरी 2026 के मध्य जो है अग्रणी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 9 फरवरी 2026 के आयोजन में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्लास्टिक उद्योग स्थित रिपोर्ट 2025 प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट 2025 का विमोचन किया तथा स्टार्टअप सर्च इनिशिएटिव के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। यह पहल जो है प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा आईआईएम कोलकाता इनोवेशन पार्क आईआईएम सीआईपी के सहयोग से विकसित की गई। स्मरणीय तथ्य प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से किया गया। ध्यातव्य है कि प्लास्ट इंडिया 2026 को शून्य अपशिष्ट प्रदर्शनी जीरो वेस्ट एग्जीबिशन के रूप में आयोजित किया गया। इसका अर्थ यह है कि आयोजन में जो भी ठोस कचरा निकला उसे अलग अलग करके रखा गया, पृथक्करण यानी सेग्रेगेशन, फिर उसे पुनः चक्रण रिसाइकलिंग किया गया और जहां संभव हुआ वहां पुनः उपयोग रीयूज भी किया गया। प्लास्ट इंडिया 2026 को 5 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित रखा गया है। व्यापार यानी ट्रेड, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, प्रतिभा यानी कि टैलेंट, परंपरा यानी ट्रेडिशन और पर्यटन मतलब टूरिज्म। प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। पीएम मित्र पार्क 3 फरवरी 2026 को वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पीएम मित्र पार्क से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। वस्त्र मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एमओटी ने भारतीय वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए पीएम मित्र पार्क यानी पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क योजना शुरू की है। इस योजना को संचालन के पैमाने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को सक्षम बनाना, पूरी मूल श्रृंखला इंटायर वैल्यू चेन को एक ही स्थान पर स्थापित करके लॉजिस्टिक्स लागत यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट सृजित करना तथा निर्यात क्षमता यानी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाना है। स्मरणीय तथ्य पीएम मित्र पार्क राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। इसके लिए राज्य के पास न्यूनतम 1000 एकड़ की सतत कंटीजियस एवं विवाद बाधा रहित एनकम्ब्रेंस फ्री भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है। राज्य सरकार इस भूमि को स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी को नाम मात्र यानी नोटिनल मूल्य पर हस्तांतरित करती है ताकि भूमि परिसंपत्ति का उपयोग जो है निवेश आकर्षित करने और पार्क के विकास रख रखाव में किया जा सकते हैं। राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि औद्योगिक भूमि उपयोग इंडस्ट्रियल लैंड यूज की अनुमति उपलब्ध हो। कुल क्षेत्र के 10% भाग में वाणिज्यिक भूमि उपयोग यानी कमर्शियल लैंड यूज की अनुमति दी जा सके। पर्यावरणीय स्वीकृतियों के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध हो। ग्रीनफील्ड पार्कों के लिए अलग अलग एसपीवी बनाए गए हैं जिनमें राज्य सरकार की 51% और केंद्र सरकार की 49% हिस्सेदारी है। ब्राउन फील्ड पार्कों में मौजूदा नामित राज्य क्रियान्वयन व्यवस्था लागू रहती है। वस्त्र मंत्रालय समय समय पर परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। मंत्रालय एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी पीएमए नियुक्त करता है जो तकनीकी समर्थन टेक्निकल सपोर्ट और क्रियान्वयन सहायता प्रदान करती है।
सरकार ने पीएम मित्र पार्क 7 स्थलों पर स्थापित करने को अंतिम रूप दिया है, तथा तमिलनाडु यानी तमिलनाडु में, तेलंगाना यानी वारंगल में, गुजरात यानी नवसारी में, कर्नाटक यानी कुलबर्गी में, मध्य प्रदेश यानी धार, उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ और महाराष्ट्र यानी अमरावती में। इन पार्कों के लिए 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय आउटले 7 वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2027-28 तक निर्धारित किया गया है। एक जनपद एक व्यंजन योजना एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 24 जनवरी 2026 को राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ तथा एक जनपद एक व्यंजन योजना को लॉन्च किया। कार्यक्रम में 5 विभूतियों यानी कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन एवं अंतरिक्ष यात्री जो है शुभांशु शुक्ला, अलख पांडे, रश्मि आर्य, डॉक्टर हरिओम पवार एवं डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपदों जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अम्बेडकर नगर, झांसी के जिला अधिकारियों को सम्मानित किया गया। स्मरणीय तथ्य: वर्ष 2017 में सरकार के घोषणा पत्र में एक जनपद एक उत्पाद योजना की परिकल्पना को सम्मिलित किया गया था। उत्तर प्रदेश की अत्यंत सफल एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना के तर्ज पर एक जनपद एक व्यंजन ODOC वन डिस्ट्रिक्ट वन टू साइन योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध एवं विविध खान पान परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के अपने पारंपरिक और विशिष्ट व्यंजन है, जिन्हें ODOC योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप मैनपुरी सोन पापड़ी, मथुरा पेड़ा, अलीगढ़ चमचम, आगरा पेठा, गोरखपुर लिट्टी चोखा, कानपुर समोसा और लड्डू, हाथरस रबड़ी, कासगंज कलाकंद और मूंग का दलमा, एटा चिकोरी, सुल्तानपुर कड़ाहा की पूरी और कोहड़े की सब्जी, बाराबंकी चंद्रकला मिठाई, आजमगढ़ सफेद गाजर का हलवा, वाराणसी लौंगलता एवं हींग कचौड़ी, बरेली जो है सेवैया, अमेठी जो है समोसा, बस्ती जो है सिरका, सिद्धार्थनगर जो है राम कटोरी। ODOC मॉडल के तहत जो है प्रदेश के सभी 18 मंडलों में कुजीन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बनेंगे। प्रत्येक जनपद में विकसित किया जाने वाला यह जोन एकीकृत औद्योगिक एवं रोजगार इकोसिस्टम के रूप में कार्य करेगा, जहां उद्योग पर प्रशिक्षण और सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगे। उद्योगों की स्थापना के साथ साथ युवाओं को प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और उद्यमिता से जोड़ना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य होगा। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में यह जोन विकसित किया जाएगा। प्रत्येक जोन में G+3 ये भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो रोजगार, प्रशिक्षण और कॉमन फैसिलिटी सेंटर के रूप में कार्य करेगा। यह केंद्र युवाओं और उद्यमियों के लिए वन स्टॉप सपोर्ट सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर CM युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपदों जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अम्बेडकर नगर और झांसी को सम्मानित किया गया है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026
रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI विश्व बौद्धिक फाउंडेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की एक पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक विमर्श को एक नए सिरे से परिभाषित करना है। यह पहल शक्तिशाली राष्ट्रों की अवधारणा से ध्यान हटाकर उत्तरदायी राष्ट्रों की अवधारणा पर केंद्रित करती है तथा राष्ट्रों को मूल्यांकन उत्तरदायित्व के नए मानदंड के आधार पर करती है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक फाउंडेशन और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बीच हुए अकादमिक सहयोग का परिणाम है जिसकी समवर्ती पुष्टि भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई IIM मुंबई द्वारा की गई है। इस सूचकांक में विश्व के सभी क्षेत्रों में कुल 154 देशों को सम्मिलित किया गया है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत डाटा स्रोतों पर आधारित है। स्मरणीय तथ्य 19 जनवरी 2026 को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 की संक्षिप्त रिपोर्ट को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में लॉन्च किया गया। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI को राष्ट्रीय प्रदर्शन का आकलन शक्ति या आर्थिक उत्पादन के बजाय उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह सूचकांक देशों का मूल्यांकन उत्तरदायित्व के 3 मूल स्तंभों के आधार पर करता है। आंतरिक उत्तरदायित्व अपने नागरिकों के कल्याण गरिमा और सशक्तिकरण के प्रति किसी राष्ट्र की दायित्व। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पारिस्थितिकी संरक्षण और सतत विकास के प्रति किसी राष्ट्र की प्रतिबद्धता। तीसरा बाह्य उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर किसी राष्ट्र का आचरण और उसका योगदान। इन स्तंभों को 7 आयामों डायमेंशन के माध्यम से मापा गया है। जीवन गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ, शासन यानी गवर्नेंस, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आर्थिक प्रदर्शन यानी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, पर्यावरण संरक्षण यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, शांति के प्रति प्रतिबद्धता कमिटमेंट टू पीस तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। सूचकांक में प्रयुक्त कुल 58 संकेतकों में से सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 29 संकेतक विश्व बैंक से लिया गया है जो विकास शासन आर्थिक तथा पर्यावरणीय मापदंडों के व्यापक कवरेज को दर्शाता है। 7 संकेतक आवर वर्ल्ड इन डाटा किससे लिए गए हैं जो मुख्यतः उत्सर्जन ऊर्जा उपयोग और संसाधन दबाव को दर्शाते हैं, जबकि 5 संकेतक जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से लिए गए हैं जो शासन विधि के शासन रूल ऑफ लॉ और नागरिक स्वतंत्रताओं पर केंद्रित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ को मिलाकर 5 संकेतक लिए गए हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच को कवर करते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 3 संकेतक खाद्य सुरक्षा और कृषि की सततता से संबंधित है। श्रम और सामाजिक संरक्षण से जुड़े 3 संकेतक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO स्टैट से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विशेषीकृत संकेतक अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA तथा संयुक्त राष्ट्र से लिए गए हैं जिससे सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के सभी क्षेत्रों में संतुलित एवं व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी संकेतकों को 0 से 1 के पैमाने पर मिन मैक्स स्केलिंग विधि के माध्यम से सामान्यीकृत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है कुल मिलाकर शीर्ष 20 देशों में शामिल 16वां स्थान है। शीर्ष 10 देश एवं भारत रैंक एवं स्कोर देश RNI रैंक RNI स्कोर सिंगापुर 1 है, RNI स्कोर देखिए कितना 0.61945। स्विट्जरलैंड का दूसरा है, इसका RNI स्कोर है 0.58692। डेनमार्क तीसरा रैंक है, ये सब नहीं पूछेगा, ये जो दिया गया ना ये सब नहीं पूछेगा, 0.0.0 ये सब 0.57 0.67 ये सब नहीं पूछेगा। इसलिए सिंगापुर पहले रैंक पर है RNI रैंक में, स्विट्जरलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे पर, साइप्रस चौथे पर, स्वीडन 5वें पर और
चेक गणराज्य जो है छठे पर है। बेल्जियम 7वें पर है, ऑस्ट्रिया 8वें पर है, आयरलैंड 9वें पर है, जॉर्जिया 10वें पर है और भारत जो 16वें पर है। अन्य प्रमुख देश देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका 66 पर है, चीन जो 68 पर है और पाकिस्तान 90 पर है। सूचकांक के अंतिम पायदान पर सीरिया 153, मध्य अफ्रीकी गणराज्य 154। प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल और असम का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 से 18 जनवरी 2026 के मध्य पश्चिम बंगाल एवं असम का दौरा किया, जहां इन्होंने पश्चिम बंगाल में मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वंदे भारत कामाख्या को हरी झंडी दिखाई। वहीं असम में उन्होंने गुवाहाटी से सिरू सजाई स्टेडियम में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत को उत्सव मनाने वाले ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बागु रुम्बा 2026 में भाग लिया। बागु रुम्बा बोडो समुदाय के लोक नृत्यों में से एक है। इसके पूर्व वर्ष 2025 के अंत में प्रधानमंत्री 20-21 दिसंबर 2025 के मध्य असम तथा 20 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने असम को लगभग जो है 15,600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही पश्चिम बंगाल के लिए 3200 करोड़ रुपये की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। स्मरणीय तथ्य। प्रधानमंत्री ने 17 जनवरी 2026 को मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी यानी कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई तथा मालदा में एक सार्वजनिक समारोह में 3250 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कई रेल और सड़क और संरचना परियोजनाओं को आधारशिला रखी और राष्ट्र को क्या किया तो समर्पित किया। किसको तो राष्ट्र को। चलिए इसी के साथ से जो है पार्ट 3 घटना चक्र का ये आई दृष्टि है। ये आई दृष्टि है घटना चक्र का करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स है पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है। चलिए इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता परिवार अपने समाज का ख्याल रखिएगा। अपने माता पिता परिवार समाज अपने देश से प्यार कीजिएगा। लाइफ में आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। मैं आपको हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा, हमेशा जो है, चाहे मेरे पास संसाधन नहीं है तभी मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ और आगे आने के संसाधन होने के बावजूद भी मैं आपको हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा। अभी तो मैं टीजर है, ना ये फिल्म का ट्रेलर है, ना ये फिल्म का सॉन्ग है और ना ये फिल्म है। फिल्म तो अभी बाकी है। जिस दिन मेरे पास संसाधन होंगे उस दिन से ओरिजिनल जो होता है ना, क्या होता है पढ़ाई और क्या होता है पढ़ाना, ये आप लोग देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी तो वैसे पढ़ाएंगे जो अब तक किसी भी टीचर के द्वारा नहीं पढ़ाया गया है। पूरे यूट्यूब पर या किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है, कोर्स खरीदने के बाद भी नहीं पढ़ाया जाता। तो मैं उस तरह से पढ़ाऊँगा। सिर्फ मेरे पास संसाधन नहीं है, इसलिए संसाधन की नहीं न होने के कारण से मैं इस तरह से जो जैसे तैसे करके पढ़ाता हूँ, मजबूरी है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरे पास संसाधन जब हो जाएंगे तो मैं आपको उस लेवल का पढ़ाऊँगा, फ्री में पढ़ाऊँगा। क्योंकि शिक्षा जो है आजकल धंधा बना चुके हैं लोग। धंधा सिर्फ पैसे कमाने का है। आपका नौकरी हो, जॉब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस कोर्स कर दिए, बस उनको पैसे कमाने हैं। स्कूल देख लीजिए और चाहे कोचिंग देख लीजिए, सब का सब वही है। समझ गए। तो मैं आप लोगों को हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री में। और उस लेवल पे पढ़ाऊँगा कि जो भी अगर कहीं कोर्स में पढ़ा होगा खरीद कर वो पढ़ेगा तो वो कहेगा कि हाँ, इससे बेहतर आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया था। चलिए तब तक के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। जिस तरह से मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं संसाधन ना होने की वजह से मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं। जय हिंद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है। और रही बात, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई प्रोफेसर हूँ, ना ही मुझे कोई बनने का शौक़ है। मैं आप सबका दोस्त बनना चाहता हूँ और मैं आप लोगों का अपना दोस्त मानता हूँ और आप लोग मुझे अपना दोस्त मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि मुझे धंधा नहीं करना है।
टीचर 1990 के समय में टीचर होते थे, अब टीचर कोई है ही नहीं, सिर्फ धंधा, बिजनेस, बिजनेस, शिक्षा गए तेल लेने, बिजनेस, पैसे कमाओ बस, कोर्स बेचो कोर्स। चलिए मिलते हैं। तो ये काम मैं नहीं करता, कोर्स बेचने वाला, धंधा करने वाला काम नहीं करता। धंधा करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है धंधा करने के लिए। शिक्षा व्यवस्था को धंधा बना लिया है लोगों ने। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो ये जो करीब करीब जो है 200 पेज का है, करीब करीब जो है ये ना, ये करीब करीब 200 पेज से अधिक का है। ये करंट अफेयर से ये पूरे 1 साल का है, इसलिए जल्दी जल्दी कराना पड़ता है। एक ही लाइन को 10 बार कराएंगे तो समझ सकते हैं ना, तो इधर एग्ज़ाम भी है बहुत सारे, तो वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी कराना पड़ता है। आपको ध्यान से बस सुनते जाना है और दोबारा एक बार जो है ना 2x पर रिपीट कर लीजिएगा। 2x पर पहले तो नॉर्मल स्पीड में देखिए, दूसरी बार जब रिवीजन कीजिए तो आप 2x पर कर लीजिए। 2 घंटे का जो है 2x पर देखिएगा तो 2 घंटे का आपकी जो है आपकी क्लास या वीडियो 1 घंटे में हो जाएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद।